हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 27 दिसंबर का करंट अफेयर्स देखेंगे, जानेंगे कौन कौन सी वो लेटेस्ट अपडेट है जो कि हमारे आगे आने वाले एग्ज़ाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की करंट अपडेट। तो सबसे पहले सबसे पहले गुजरात में स्थापित होगी भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी। तो भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जल्द ही गुजरात में स्थापित होने जा रही है। मणिकरण पावर लिमिटेड, किसकी सहायता से? मणिकरण पावर लिमिटेड देश की सबसे बड़ी बिजली व्यापार और नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी है, जो इस रिफाइनरी को स्थापित करने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। रिफाइनरी बैटरी ग्रेड सामग्री के उत्पादन के लिए लिथियम ओर को प्रोसेस करेगा। लिथियम एक दुर्लभ तत्व है और आमतौर पर भारत में नहीं पाया जाता। तो हाल ही में भारत के गुजरात में स्थापित होने जा रही क्या? लिथियम रिफाइनरी। किसकी सहायता से? मणिकरण पावर लिमिटेड की मदद से, जो कि 1000 करोड़ का निवेश करेगी इसमें। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। उड़ीसा में होगी भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा की है कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेला शहर में स्थापित किया जा रहा है। स्टेडियम का निर्माण राउरकेला बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस में, कहाँ पर किया जा रहा है? राउरकेला की बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस में किया जा रहा है। क्लियर। तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनने जा रहा है? उड़ीसा में। क्लियर। अब बात करते हैं स्टेडियम के बारे में। तो स्टेडियम जो है 15 एकड़ भूमि में फैले इस स्टेडियम में 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। स्टेडियम को दुनिया भर के अन्य हॉकी स्टेडियमों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। क्लियर। और यह पहले ही घोषित किया जा चुका है कि ओडिशा 2034 में 2 स्थानों भुवनेश्वर और राउरकेला में लगातार दूसरी बार FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। क्लियर। तो ये था स्टेडियम के बारे में। तो ओडिशा में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनने जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नीति आयोग ने लॉन्च की क्लाउड स्टोरेज सेवा डिजी बॉक्स। तो नीति आयोग ने स्वदेशी रूप से विकसित भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट एंड स्टोरेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसे क्या नाम दिया है? डिजी बॉक्स नाम दिया है। ठीक ना। तो डिजी बॉक्स को इसने लॉन्च किया है नीति आयोग ने। यह पहल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा देगी, क्योंकि भारत के पास अब अपना स्वयं का क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म हो गया है। तो हाल ही में डिजी बॉक्स नाम से क्लाउड स्टोरेज सेवा नीति आयोग के द्वारा लॉन्च की गई है। अब बात करते हैं इसके आगे। तो यह क्लाउड स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवा डेस्कटॉप, iOS और एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगी, जिसमें नियमित उपयोगकर्ताओं के साथ साथ व्यवसाय भी शामिल है। डिजी बॉक्स में 20 GB क्लाउड स्टोरेज स्पेस मुफ्त मिलेगा, और इससे एक्स्ट्रा लेने पर फिर 30 रुपये में 100 GB का स्पेस दिया जाता है। तो डिजी बॉक्स जो है कितना स्टोरेज फ्री देगा? 20 GB का स्टोरेज फ्री देगा, और उसके बाद में 30 रुपये में 100 GB स्पेस एक्स्ट्रा देगा। तो नीति आयोग के द्वारा डिजी बॉक्स नाम का क्लाउड स्टोरेज स्पेस लॉन्च किया गया है। क्लियर। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? अमिताभ कांत। परीक्षा में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वर्तमान का प्रधानमंत्री, यानी कि इस समय पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। क्लियर। नीति आयोग का योजना आयोग के जगह पर शुरू किया गया है। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए DFC करेगा भारत में 54 मिलियन US$ का निवेश। तो संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम DFC ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र देश में महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के विकास के लिए भारत में $54 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है। DFC इस $54 मिलियन को भारत में राष्ट्रीय निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर कोष लिए इक्विटी में निवेश करेगा। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। NIIF नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इस पूंजी का उपयोग देश में आर्थिक विकास का समर्थन करने और महत्वपूर्ण विकास चुनौतियों का सामना करने के लिए करेगा। यह वित्त पोषण फंड के लिए फंड जुटाने के अंतिम दौर का हिस्सा है। वित्त पोषण फंड के लिए फंड जुटाने का अंतिम दौर का हिस्सा है। क्लियर। राष्ट्रीय निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर कोष का मुख्यालय कहाँ है? भारत के मुंबई में है। ठीक है। राष्ट्रीय निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर कोष की स्थापना कब की गई है? फरवरी 2015 में की गई है, और इसके जो MD और CEO हैं सुजोय बोस हैं। क्लियर। किसके? राष्ट्रीय निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है।
तो आरबीआई ने रद्द किया सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का लाइसेंस। तो हाल ही में सुभद्रा लोकल एरिया बैंक जो कि महाराष्ट्र में है, उसका लाइसेंस आरबीआई के द्वारा रद्द कर दिया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में बैंकिंग व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड कोल्हापुर महाराष्ट्र को जारी किए गए बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड के लाइसेंस को रद्द कर दिया क्योंकि उसने वित्तीय वर्ष 19-20 में 2 तिमाहियों के लिए न्यूनतम निवल मूल्य की आवश्यकता का उल्लंघन किया। किसके उल्लंघन में? न्यूनतम निवल मूल्य की आवश्यकता के उल्लंघन में सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। क्लियर। सुभद्रा लोकल एरिया बैंक के लिमिटेड के मामलों को इसके वर्तमान और भविष्य के जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक तरीके से संचालित किया गया था। इसके बाद भारत में केवल 2 लोकल एरिया बैंक संचालित हैं। पहला कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, और कृष्णा भीम समृद्धि LAB लिमिटेड। ठीक ना, कृष्णा भीम समृद्धि LAB लिमिटेड। तो अब भारत में पहले 3 लोकल एरिया नेटवर्क वो बैंक थे, अब कितने? 2 लोकल एरिया बैंक बचे हैं, कोस्टल लोकल एरिया बैंक और कृष्णा भीम समृद्धि LAB बैंक। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है परीक्षा पर्पज से। तो सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया गया है हाल ही में आरबीआई के द्वारा। फिर देखते हैं नेक्स्ट, भारत में 100 BFSI फर्मों में से HDFC शीर्ष बैंक पर। तो बिज़िकी द्वारा BFSI मूवर्स एंड शेकर्स 2020 रिपोर्ट के अनुसार HDFC बैंक देश में 100 बैंकिंग वित्तीय सेवाओं और बीमा कंपनियों में शीर्ष स्थान पर रही है। कोरोना वायरस महामारी के बीच HDFC बैंक ने अपनी ग्राहक सेवा, मौद्रिक प्रबंधन और नवीन पेशकशों के कारण शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो BFSI फर्मों में HDFC टॉप पर रहा है। किसके द्वारा जारी किया गया है? बिज़िकी द्वारा। ठीक ना। ICICI बैंक और भारतीय स्टेट बैंक क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। बिज़िकी के BFSI मूवर्स एंड शेकर्स रिपोर्ट 2020 में अन्य शीर्ष 10 बैंकों में यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, HSBC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और ड्यूस बैंक और IDBI रहे हैं। क्लियर। चलिए देखते हैं आगे। अन्य श्रेणी के विजेताओं की बात करें तो अन्य श्रेणी विजेताओं में कौन कौन से? वॉलेट एंड UPI श्रेणी में गूगल पे को स्थान मिला है। नियो बैंक श्रेणी में योनो को मिला है। पेमेंट्स बैंक श्रेणी में एयरटेल पेमेंट्स बैंक को मिला है। क्लियर। अब बात करते हैं परीक्षा के पर्पज से क्या पूछ सकता है। तो HDFC को अभी हाल ही में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके MD और CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन, जिनको भी अभी हाल ही में बनाया गया है। इनके पहले आदित्य पुरी थे। क्लियर। HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। चलिए देखते हैं आगे। पंजाब सरकार ने लॉन्च किया मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल PR इनसाइट। ठीक ना, यहाँ थोड़ी गलती है। पंजाब सरकार ने लॉन्च किया मोबाइल ऐप एंड वेब पोर्टल PR इनसाइट। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ने सरकारी नीतियों पर अपने नागरिकों की प्रतिक्रिया के आधार पर नागरिक केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करने के लिए, ठीक, किसमें? नागरिक केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करने के लिए PR इनसाइट नामक मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? जनता की प्रतिक्रियाओं पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखने के बाद जनता की संतुष्टि के लिए राज्य सरकार की मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों को नई दिशा देना। क्या? जनता की प्रतिक्रियाओं पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखने के बाद जनता की संतुष्टि के लिए राज्य सरकार की मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों को नई दिशा देना, इसका क्या है? मूल उद्देश्य है। ठीक। अब बात करते हैं इस PR इनसाइट के बारे में। तो सूचना और जनसंपर्क विभाग किसके द्वारा चालू किया गया? सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा PR इनसाइट एप्लीकेशन राज्य के सभी समाचार लेखों, सोशल मीडिया पोस्टों का एक एकल रिपॉजिटरी और डैशबोर्ड प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। क्लियर। मतलब कि इसको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए विकसित किया गया है PR इनसाइट को। फिर इन समाचार लेखों और सोशल मीडिया पोस्टों के एकल रिपॉजिटरी का सरकारी नीतियों और नागरिकों द्वारा शासन की धारणा पर नागरिक प्रतिक्रिया को समझने के लिए एडवांस एनालिटिक्स और सेंटीमेंट्स एनालिटिक्स उपकरणों का उपयोग करके विश्लेषण किया जाता है। ठीक ना। तो जो भी पोस्ट है उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, फिर उसमें एडवांस एनालिटिक्स और सेंटीमेंट एनालिटिक्स दोनों उपकरणों का उपयोग करके उसका विश्लेषण किया जाएगा। फिर PR इनसाइट एप्लीकेशन और पोर्टल के साथ अधिकतम 31 प्रमुख समाचार पत्र एजेंसियों पोर्टलों को ऑनलाइन एकीकृत किया गया है तथा सभी राज्य विभागों के समाचार लेख इन समाचार एजेंसियों से वास्तविक समय पर प्राप्त किए जाते हैं। तो PR इनसाइट का क्या उद्देश्य है? कुल मिला के सभी जो भी पोस्ट है उनको एक एकल रिपॉजिटरी डैशबोर्ड प्रदान करना और उनका क्या है? एनालिसिस करना या एनालिटिक्स द्वारा उसका विश्लेषण करना। क्लियर। किसके द्वारा शुरू किया गया है? पंजाब सरकार के द्वारा। कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया ई संपदा वेब पोर्टल। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, ठीक, 25 दिसंबर को। तो हरदीप सिंह पुरी ने सुशासन दिवस पर एक नया वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप ई संपदा लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? ई संपदा लॉन्च किया। यह नया एप्लीकेशन 1 लाख से अधिक सरकारी आवासीय व्यवस्थाओं के आवंटन, सरकारी संगठनों को 28 शहरों में 45 कार्यालय परिसरों में कार्यालय स्थान आवंटन और 1176 हॉलीडे होम रूल की बुकिंग सहित सभी सेवाओं के लिए सिंगल विंडो प्रदान करेगा। किसके लिए? 1 लाख से अधिक सरकारी आवासीय व्यवस्थाओं के आवंटन, सरकारी संगठनों को 28 शहरों में 45 कार्यालय परिसरों में कार्यालय स्थान आवंटन और 1176 हॉलीडे होम रूल की बुकिंग सहित सेवाओं के लिए सिंगल विंडो प्रदान करेगा। ठीक। तो ई संपदा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है केंद्रीय मंत्री या बोले तो आवास एवं शहरी मंत्रालय के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। अब ई संपदा पोर्टल के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये क्या है? तो यह जो है यह पोर्टल भारत भर में उपयोगकर्ताओं को की शिकायतें दर्ज करने, दस्तावेज प्रस्तुत करने और आभासी सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है। क्लियर। आवंटन, प्रतिधारण, नियमितीकरण और नो ड्यूज प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न संपदा सेवाएं प्रदान करने में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। परिसंपत्तियों के उपभोग और सेवा वितरण पर वास्तविक समय की जानकारी, संसाधनों के इष्टतम उपभोग की सूचना भी या सुविधा भी प्रदान करेगा। क्लियर। तो ये थी सी जानकारी इसके बारे में। फीफा ने रद्द किया अगले साल का अंडर-20 अंडर-17 विश्व कप। ये अगली न्यूज़ है। फीफा ने रद्द किया अगले साल का अंडर-20 अंडर-17 विश्व कप। तो फीफा ने कोरोना वायरस के कारण 2021 में पुरुषों के अंडर-20 और अंडर-17 विश्व कप टूर्नामेंट को रद्द कर दिया है। कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप फीफा परिषद के ब्यूरो ने पुरुषों के फीफा अंडर-20 विश्व कप और फीफा अंडर-17 विश्व कप के 2021 संस्करणों को रद्द करने तथा क्रमशः इंडोनेशिया और पेरू को 2023 संस्करणों के मेजबान के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। ठीक ना। तो अंडर-20 कहाँ? इंडोनेशिया में, और अंडर-17 पेरू में क्या उसका विश्व कप का आयोजन किया जाएगा फीफा के, जो 2021 में टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाले थे। अब बात करते हैं फीफा की बात हो रही, तो उसके क्वेश्चन बनता है कि फीफा के अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। 21 मई 1904 को इसकी स्थापना की गई है। और फीफा का मुख्यालय, ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्वेश्चन, फीफा का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। प्रसिद्ध उर्दू कवि शमसुर रहमान फारूकी का निधन। तो हाल ही में कोविड-19 से उबरने के 1 महीने बाद प्रसिद्ध उर्दू कवि और आलोचक शमसुर रहमान फारूकी का निधन हो गया है। उन्हें 1996 में अपने काम 18 शताब्दी के कवि मीर तकी मीर पर किए गए 4 संस्करण अध्ययन शेर ए सोर अंजेज के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा, शमसुर रहमान फारूकी को शेर ए सोर अंजेज के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। भारत सरकार ने 2009 में नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। इन्हें चौथे नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था शमसुर रहमान फारूकी को, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, आज का अंतिम पॉइंट। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज जॉन एड्रिक का निधन। तो हाल ही में पूर्व इंग्लिश प्रथम श्रेणी के बल्लेबाज जॉन एड्रिक का निधन हो गया हुआ। 1956 से 1978 तक के करियर के दौरान अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से थे। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 77 टेस्ट मैच खेले और 1963 से 76 के बीच 13 वर्षों के दौरान 5000 से अधिक रन बनाए। उन्होंने 1965 में एक टेस्ट मैच में ट्रिपल सेंचुरी बनाई, जो इंग्लैंड के लिए 5वां सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर है। तो हाल ही में पूर्व इंग्लिश बल्लेबाज जॉन एड्रिक का निधन हो गया है। क्लियर। तो ये थी हमारी 27 दिसंबर की अपडेट। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में कल का अपडेट लेकर। तब तक चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके।